थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में आज बेसिकली डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो किरचॉफ्स लॉ ये बेसिकली उससे रिलेटेड है, आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब रेडिएशन से रिलेटेड है। जो मैंने लास्ट क्लास में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ाया था, तो ये रेडिएशन से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए गिवन वेवलेंथ रेंज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मतलब इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के रेशियो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ रेंज। अब एक कांस्टेंट इसके इक्वल हो जाएगा आपका जो रेशियो अपन ने लिखा था, इमिसिव पावर ऑफ दिस इज द रेशियो आपको ई लेमडा के बराबर हो जाएगा। मतलब इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट बोले गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ई लेमडा के बराबर हो जाएगा। अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें तो यहाँ ई लेमडा जो है, मतलब इमिसिव पावर जो होता है बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। बीइंग गुड इमिटर्स दे आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ ए थर्मल रेडिएशन के लिए इसका मतलब होता है जो जितने अच्छा इमिटर होगा वो उतने अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। दैट मीन्स गुड इमिटर्स दे आर गुड एब्जॉर्बर। तो इसके एप्लीकेशंस, किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेनहोफर लाइंस इन ए सोलर स्पेक्ट्रम इज ए एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस लाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय किरचॉफ्स लॉ के द्वारा इस लाइन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेनहोफर लाइंस जो कि सोलर स्पेक्ट्रम में यूज होता है। फिर कुकिंग वेसल आर कोटेड विथ ब्लैक आउटसाइड सिंस ब्लैक सरफेस इज द गुड एब्जॉर्बर। और जितने भी कुकिंग वेसल्स होते हैं उसको अपन आउटसाइड अपन ब्लैक से कोटेड कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक जो होता है, ब्लैक सरफेस जो होता है गुड एब्जॉर्ब होता है। मैंने हाईली पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर बट पुअर एब्जॉर्बर। मतलब जितने भी ज्यादा पॉलिश किए हुए रहते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होता है बट पुअर एब्जॉर्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ आइस, क्या हो सकता है इसका आंसर। ब्लॉक ऑफ आइस is it can radiate as well as absorb. In case of perfect black body, this is कल ही पढ़ाया था मैंने, this is all of them। मैंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है उसकी इमिसिविटी भी 1 होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होता है और रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसमिटिंग पावर आर 0। फ्रेनहोफर लाइंस इन सोलर स्पेक्ट्रम कैन बी cited as example of किरचॉफ्स लॉ। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट है आपका स्टेफेन्स लॉ या स्टेफन बोल्ट्जमैन भी बोलते हैं इसको। ये भी रेडिएशन से ही रिलेटेड है। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहलाता है, कहता है कि द रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. Yeah, the emissive power of black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. क्योंकि ये जो आपने इमिटेड रेडिएशन इमिटेड पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम जो बोला ना, इसको अपन इमिसिव पावर भी कह सकते हैं। तो बोथ केस में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब दिस इज द फॉर्मूला, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर का पावर 4। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट दे दिया है सिग्मा। सिग्मा इज द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट या स्टेफन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये तो इमिसिव पावर हो गया। और तो ये आपका क्या बताया था मैंने, इमिसिव पावर क्या लिखा था मैंने, एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी की प्लेस पे हो जाएगा स्टेफन बोल्ट्जमैन। मतलब उधर क्या हो गया, आपका पावर हो गया ये ऑब्जेक्टिव और दिस इज इन्वायरमेंट, पी का पावर 4। और ये
सिग्मा जो है स्टेफन कांस्टेंट या स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोले इसको आप, इसकी जो वैल्यू होती है वो 5.670 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर के का पावर 4 होता है। अब टी जो हो गया आपका, टी हो गया आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, और टी एन भी हो गया आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ये तो मालूम है एरिया, और ई इज द चार्ज। तो क्यू बाई टी मतलब क्या लिखा था मैंने, क्यू ए टी सिग्मा टी का पावर 4। तो एक काम करते, एरिया को इधर भेज दिया, तो क्यू बाई टी हो गया आपका पावर सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। ये तो मालूम है एरिया, टी टेम्परेचर, सिग्मा स्टेफन कांस्टेंट। तो कंफ्यूज मत हो ना, कहीं स्टेफन लिखा हुआ रहे, कहीं स्टेफन बोल्ट्जमैन लिखा हुआ रहे। तो सिग्मा की वैल्यू हो गया स्टेफन का यूनिट कांस्टेंट, इसकी यूनिट होगी वाट पर मीटर स्क्वायर पर के का पावर 4, और दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। द रेडियंट पावर फॉर एनी बॉडी, किसी बॉडी के लिए रेडियंट पावर, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। When a body of radiant power P is kept in an enclosure of power P naught at temperature T naught, तो P माइनस P नॉट है ना, P नॉट जो है ना पावर एट टेम्परेचर T नॉट है, और P जो है आपका रेडियंट पावर है किसी भी बॉडी का, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, E सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस T नॉट का पावर। द रेशियो ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडीज के बीच में, दो अलग अलग बॉडीज है, तो उसके बीच का अगर आपको हीट, कितना हीट रेडिएशन निकल रहा है उसका अगर आपको रेशियो निकालना है, तो दोनों फॉर्मूले को आप डिवाइड कर दें, क्योंकि P बराबर क्या होता है सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, तो P1 P2 करके डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द बॉडीज आर स्फेरिकल शेप, अब बॉडी अगर स्फेरिकल शेप में होगा तो दोनों का रेडियस भी होगा, तो उस केस में जो एरिया अपन जो यूज करेंगे, एरिया के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, 4πr1² और 4πr2², और रेशियो करेंगे तो क्योंकि 4π कैंसल आउट हो जाएगा, तो एरिया के प्लेस पे अपन r1² अपॉन r2² रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, और एरिया कैंसल होता है तो 4π कैंसल आउट हो जाएगा। तो अगर स्फेरिकल बॉडी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या आप एरिया याद रखना कि 4πr² होता है। अब कह रहा है कि if one of the bodies at temperature T1 is a sphere of radius r, मान एक बॉडी का टेम्परेचर T1 और रेडियस r है, और अदर बॉडी का भी टेम्परेचर क्या है T2 है, इज ए क्यूब ऑफ लेंथ, मतलब एक बॉडी आपका स्फीयर है और दूसरा बॉडी आपका क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्फीयर में स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला लगा दो 4πr², और क्यूब में क्यूब का एरिया का फॉर्मूला लगा दो 6l² साइड का स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो इससे अलग अलग बॉडीज का भी आप निकाल सकते हैं पावर का रेशियो। अब रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ हीट लॉस्ट बाय टू बॉडीज केप्ट इन द सेम सराउंडिंग इज दिस। और टू स्फेरिकल बॉडीज के लिए ये हो जाएगा, एरिया आपका चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ fall of temperature of body at temperature T is kept surrounding of temperature T naught is obtained by substituting rate of heat loss। मतलब अगर आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना कम हुआ, अगर वो आपको निकालना हो तो उसके लिए आप आर की प्लेस पे क्या रख देंगे, आप रेट हीट लॉस ms d थीटा बाय dt का यूज कर लेंगे। तो मालूम है सब सारे टर्म, m इज द मास, s इज द स्पेसिफिक हीट, और d थीटा बाय dt क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो R क्या हो जाएगा आपका सिग्मा ए। अब दोनों को आप इक्वल कर देते हैं, जो हीट लॉस जो अपन ने स्टेफन बोल्ट्जमैन से निकाला और जो पहले निकाला, दोनों को आपस में क्या कर दे, इक्वल कर दे। और ये मास है, तो मास ये आपको मालूम है डेंसिटी बराबर इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैंने मास की प्लेस पे क्या रख दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख दिया।
इससे आप रेट ऑफ फॉल तो डी थीटा बाई डी टी से सारे टर्म को ये अपॉन में लिख दिया दिस, इससे रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर आपका फाइंड आउट हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अगर इनिशियल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर स्फेरिकल बॉडी का रेडियस आर हो तो कैन बी सब्स्टिट्यूटिंग वी की प्लेस पे क्या रख देंगे 4/3 पाई आर की, सेकंड एरिया की प्लेस पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। अगर स्फेरिकल बॉडी है कैंसिल आउट तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा फॉल इन टेम्परेचर का ए फॉल एंड रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू स्फेरिकल बॉडीज का, दोनों सेम मटेरियल से हो और सेम सराउंडिंग हो, तो ये जो फॉर्मूला पीछे निकाला ना उसी को आप रेशियो में कन्वर्ट करें। तो इनिशियल रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्यूबिकल बॉडी ऑफ लेंथ एल, तो क्यूबिकल होगा तो एरिया 6L स्क्वायर रख देना और वॉल्यूम LQ रख देना। बस इसमें आप देखना होगा कि कौन सी बॉडी आपका दिया हुआ है, स्फीयर दिया हो तो स्फेरिकल का एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला लगना, और क्यूब दिया हुआ हो तो क्यूब का फॉर्मूला लग लेना। बताएं इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द वैल्यू ऑफ सिग्मा मतलब स्टेफन कांस्टेंट की वैल्यू ये भी बताया था 5.67 into 10 to the power -8। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ml0 T-3 थीटा -2। अब देखते हैं बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, सभी के सभी रेडिएशन पे ही बेस्ड है, ऐसा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेंस डिस्प्लेसमेंट क्या लॉ क्या कहलाता है कि द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडीज। मतलब मैक्सिमम रेडिएशंस का जो वेवलेंथ होगा तो आपका क्या होगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब इसको इधर भेज देंगे और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर क्या होगा प्रोडक्ट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं इसलिए। एंड कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इसमें बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में 2.89 into 10 to the power -3। अब कह रहा है कि अगर दो बॉडी की बात करें at two different temperature T1 Kelvin T2 Kelvin of a black body के लिए the wavelength corresponding to the maximum radiations के लिए this और एक दिस हो जाएगा, एक बॉडी के लिए λ1m मान ले तो दूसरा λ2m। तो बेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि λm t बराबर कांस्टेंट हो गया ना, तो λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 हो जाएगा। इसका द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन बेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का अभी मैंने बताया था 2.9 into 10 to the power -3। इसमें नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली दिस क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एबव दैट ऑफ द सराउंडिंग से ऊपर। मतलब रेट किसी भी हॉट बॉडी का जो रेट कितने हॉट बॉडी को भी कितना स्पीड से कूल हो रहा है ठंडा हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, मीन एक्सेस टेम्परेचर, बॉडी के एक्सेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई उस समय बॉडी का एक्सेस टेम्परेचर कितना पर वो हीट है, तो उस हिसाब से उसकी रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करेगा कितना जल्दी होगा ठंडा या कितना देर से होगा। provided the difference in temperature of the body and that of the surrounding is small। एक कब केस में जब आपका बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर का डिफरेंस कम होना चाहिए। तो दैट मीन्स डी थीटा बाई डी टे मतलब ये हो गया आपका रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to the T minus Ts। Ts is the surrounding temperature, T is the body temperature। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट -b। अब बोले सर माइनस क्यों, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव साइन हो बता। तो डी थीटा बाई रेट ऑफ कूलिंग एंड टी एंड टी एस को भी बता दिया। T is the body temperature, T is the surrounding temperature and B is the constant depending upon the nature, shape and area of the cooling surface।
निगेटिव साइन क्या बता रहा है, क्योंकि हीट लॉस हो रहा है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर के टर्म में इसको बता सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, एम एस डी थीटा बाई डी टी। तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी थीटा, इससे डी थीटा बाई डी टी भी निकाल सकते हैं। दिस इज माइनस बी एम एस टी माइनस बी एस, और माइनस बी अपॉन एम एस को एक कांस्टेंट मान लिया, के इज द कांस्टेंट एंड के इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम एस। The law can also be stated that the rate of fall of temperature of hot body is directly proportional to the main excess of temperature of body above the surrounding temperatures. ठीक है। Let a body is uniformly from theta 1 से theta 2 in time T1 पे theta 1 से theta 2 टेम्परेचर, इससे आप एवरेज टेम्परेचर निकाल सकते हैं, दोनों टेम्परेचर को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। एंड एवरेज रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की जगह पर आप एवरेज रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं। दिस इज डी थीटा बाय डी टी। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये फॉर्मूला हो गया। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग के क्या क्या ड्रॉबैक है। पहला है कि सरफेस ऑफ द बॉडी मस्ट बी ब्लैक, जिस माने बॉडी का सरफेस ब्लैक होना चाहिए। सेकंड, लॉस ऑफ हीट मस्ट बी टेक प्लेस ओनली थ्रू रेडिएशन, मतलब हीट का लॉस आपको केवल और केवल रेडिएशन के द्वारा ही होना चाहिए। और एक्सेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी लार्ज। एक्सेस टेम्परेचर जो होना चाहिए 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एयर मस्ट बी स्टील, इसकी तो जरूरत नहीं है। एयर मस्ट बी स्टील, मतलब ये हवा जो है ना, हवा का फ्लो नहीं होना चाहिए, शांत हवा होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इन स्पेशल केस ऑफ स्टेफन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली क्या है कि स्टेफन लॉ का ये एक स्पेशल केस है। That Newton's law of cooling is applicable when the heat lost by conduction is negligible and heat lost by the body is mainly by radiation। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वहीं आप अप्लाई करोगे जहां हीट लॉस कंडक्शन से आप नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, मतलब ओनली वी कंसीडर द हीट लॉस्ट बाय रेडिएशन। नॉर्मली न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड फॉर अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। न्यूटन्स लॉ बेसिकली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अच्छा वर्क करता है, मतलब कितना स्मॉल टेम्परेचर, अप टू 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस लॉ होल्ड्स गुड इवन फॉर लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस इन द केस ऑफ पोस्ट कन्वेक्शन। अभी ला अगर आप लोग अच्छे तरह से अप्लाई करो तो पोस्ट कन्वेक्शन में देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द लॉ कनेक्टेड बाय रेडिएशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज लॉ कनेक्टेड विथ, नहीं कन्वेक्शन नहीं होगा, दिस इज द रेडिएशन। स्पेशल केस ऑफ स्टेफन बोल्ट्जमैन का। Newton's law of cooling holds good provided the temperature between body surrounding is small। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक से आपका इसमें कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व क्या होता है, द कर्व ड्रॉन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम, है ना, बॉडी टेम्परेचर और टाइम के बीच जो ग्राफ ड्रा करेंगे दैट इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। अब ये कर्व क्या है आपका, कर्व between rate of cooling and temperature difference is a straight line passing through origin से पास कर रहा है। कर्व बिटवीन log r एंड log थीटा माइनस थीटा नॉट का ग्राफ ए हो जाएगा। कर्व बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन। The curve between temperature of body and time is known as cooling curve। तो ये आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के सारे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आपके कंप्लीट हो गए चैप्टर्स।